एनसीपी सदर शरद पवार ने मुस्लिम रिजर्वेशन की मुखालिफत पर बीजेपी सदर अमित शाह की चुटकी ले डाली। अलीबाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शरद पवार ने महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन का जिक्र करते हुए कहा कि अमित शाह को चाहिए था कि वो इस मामले में देवेंद्र फडणवीस को मशवरा देते। शरद पवार का ये बयान अमित शाह के तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन की मुखालिफत में दिए बयान के तनाजुर में था। वाज़ेह है कि अमित शाह ने तेलंगाना में एक चुनावी रैली में कहा था कि आईन 50% से ज्यादा रिजर्वेशन और मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की इजाजत नहीं देता। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र हुकूमत ने मराठा समाज को 16% रिजर्वेशन दिया है, लेकिन मुस्लिम और धंगर रिजर्वेशन की मुखालफत कर रही है। पवार ने बीजेपी के खिलाफ तमाम अपोजिशन पार्टियों को मुत्तहिद होने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर राम मंदिर से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब भी इंतखाबात करीब आते हैं, राम मंदिर का इशू यूं ही उठाया जाता है। और मजीद अपडेट के लिए हम रुख करेंगे हमारे साथी सर्वेश तिवारी का मुंबई से। सर्वेश, आज शरद पवार काफी बदले बदले नजर आए, काफी कड़ा रुख रहा है उनका, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से अब तक अटकलें लग रही थी या सुर्खियों में रहते थे शरद पवार कि जब भी जरूरत पड़ती है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरद पवार के काफी नजदीकी माने जाते हैं, उन्हें उनसे सलाह मशवरा लेते हैं। लेकिन जिस तरह से आज अलीबाग के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने 5 अलग अलग चीजों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सबसे पहले कि तेलंगाना चुनाव प्रचार में जिस तरह से अमित शाह ने 50% से ज्यादा आरक्षण न देने की बात को लेकर बात कही, तो उसको लेकर शरद पवार ने सबसे पहले चुटकी लेते हुए कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को देवेंद्र फडणवीस को अमित शाह को शायद सलाह देनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा मराठा आरक्षण को 16% आरक्षण दिया गया है, वो 50% से अधिक है। वहीं दूसरी तरफ इस चुटकी के बाद राम मंदिर के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो बीजेपी को राम मंदिर का मुद्दा याद आता है। इसके अलावा सभी विपक्ष पार्टियां को एक संकेत भी इस दौरान शरद पवार ने दिया कि अगर मौजूदा सरकार को सत्ता से बाहर करना है तो आघाड़ी के रूप में सभी विपक्ष दलों को एक साथ आना होगा, तब कहीं जाकर सियासत में राजनीतिक माहौल जिस तरह से बनता नजर आ रहा है देश में इस वक्त, उसे कहीं जाकर बदला जा सकता है। सूखे महाराष्ट्र में इसमें सूखे की स्थिति काफी गंभीर रही ना जी, और इस सूखे को लेकर जब सवाल किया कि केंद्र का एक प्रतिनिधित्व मंडल महाराष्ट्र के सूखे का दौरा करने आ रहा है, तो उन्होंने इस पर सीधा साफ सटीक जवाब था कि दौरा करने भले आ रहा हो, लेकिन इस दौरे से महाराष्ट्र के किसानों को मिलेगा क्या, इस पर एक सवाल उन्होंने जरूर खड़ा किया है। वहीं चौतरफा की जिस तरह से पिछले 4.5 सालों में देश में बीजेपी सरकार राज कर रही है, उन 4.5 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ देश के, जब आला जज मीडिया के सामने आकर बात कर रहे हैं, तो सोचिए कि किस तरह से देश में सत्ता संभाली जा रही है और ये माहौल क्यों पैदा हो रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। सर्वेश, जिस तरह से हमने देखा है कि शरद पवार जो हैं वो सियासत के काफी मंझे हुए खिलाड़ी हैं और मौके की नजाकत को वो समझते हैं, ना ही किसी से दुश्मनी लेते हैं ना ही बैर रखते हैं, अपना एक बहुत ही बैलेंस्ड रवैया लेकर चलते हैं। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। शरद पवार काफी खिलाड़ी हैं। आपको इतना बता दूं कि फिलहाल पिछले 4.5 सालों में जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी का माहौल बना है, 4.5 साल पहले की अगर वाकई राजनीतिक माहौल को अगर याद करें तो ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस और एनसीपी अगर खुलकर सामने आती है, बड़े कांग्रेस पार्टी बड़े वजूद में आती है, और कुछ सालों पहले यहाँ तक की अटकलें लगी जा रही थी कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में शरद पवार को देखा जा रहा था। जब ये तो कहीं ना कहीं जो माहौल बन रहा है खास करके मराठा आरक्षण को देने के बाद, तो देवेंद्र फडणवीस की ये मुश्किल इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट में भी मराठा आरक्षण को लेकर पिटीशन दायर हो चुकी है। हो सकता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाए, स्टे लगने के कुछ आसार तो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो अन्य समाज, शरद पवार ने यह भी कहा है कि मराठा को आरक्षण तो दे दिया गया, लेकिन जो बाकी के अन्य समाज की डिमांड की जा रही थी विपक्ष के जरिए, धनगर समाज की, मुस्लिम समाज की, उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। जबकि मुंबई हाई कोर्ट ने
14 के पहले संकेत दे दिया था कि 5% जो आरक्षण है मुस्लिम समाज को शिक्षा के क्षेत्र में मिलना चाहिए, जो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो उसको कहीं ना कहीं जो नजरअंदाजी की है मौजूदा महाराष्ट्र सरकार ने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, इसका भुगतान आने वाले चुनाव में हो सकता है कि इनको खामियाजा बड़े पैमाने पर भुगतना पड़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन थे हमारे साथी सर्वेश तिवारी। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के वजीर तालीम और अक़लियती उमूर विनोद तावड़े के खिलाफ कांग्रेस कारकुनों ने मुंबई में मुजाहरा किया और उनके इस्तीफे का मुतालबा कर डाला। दरअसल विनोद तावड़े का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि हुकूमत के जिम्मेदार अफराद को इस तरह के बयानात देना जेब नहीं देता। इस मामले पर हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने कांग्रेस लीडर ज़ीशान सईद से खुसूसी बातचीत की। महाराष्ट्र में अक़लियती उमूर के वज़ीर और वज़ीर तालीम विनोद तावड़े के खिलाफ मुंबई कांग्रेस सरगर्म हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान सैयद साहब, जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के जो है वो सेक्रेटरी हैं। एक बात ये बताइए कि आप जो एहतजाज कर रहे हैं इसका मकसद क्या है और आपका एतराज़ क्या है? आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया ने भी शायद देखा होगा कि विनोद तावड़े जी ने जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, कोर्ट की जिस तरह बेइज्जती की है, कोर्ट की जिस तरह अवमानना की है, ऐसा लगता नहीं है कि वो एक एजुकेशन मिनिस्टर हैं। वो ऐसा लगता है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। और जो एजुकेशन मिनिस्टर इस तरह की बातें करता है तो देश के नौजवानों को, महाराष्ट्र के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहता है और किस तरह का मैसेज देना चाहता है। और इस तरह के एजुकेशन मिनिस्टर की बातों से एक लोगों में भ्रम फैलता है कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर पढ़ा लिखा नहीं है। और हम ये चाहते हैं जिस तरह कोर्ट की बेइज्जती की है, कोर्ट को ये आवाम और सरकार, ये सरकार जो है आवाम को क्या दे रही है। आपने सुना होगा कि कोर्ट में जाओगे तो क्या मिलेगा। तो ये आवाम को, जनता को ये सब देने का काम कर रहे हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि ऐसे विनोद तावड़े जी को, ऐसे मंत्री को फ़ौरन से फ़ौरन फडणवीस सरकार बर्खास्त करे और उसकी जगह पर कोई काबिल और किसी लायक को लाया जाए, वरना जनता अब सब जान चुकी है। आइंदा आने वाले दिनों में जनता जो है सबक सिखाएगी कि इस जनता को क्या दिया जाता है, किस तरह दिया जाता है। और हम चीफ जस्टिस से गुजारिश करेंगे, उनसे भी कहेंगे कि भाई इस चीज़ को संज्ञान में लें और इस चीज़ को ध्यान में रखें और ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमा कायम किया जाए जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि आपने क्या इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को की है, वज़ीर आला को की है अभी तक? क्या मुख्यमंत्री को नहीं दिखता कि वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सरेआम? ये वीडियो आपने भी देखा, आपने वीडियो देखा होगा। किसी न्यूज़ चैनल ने अभी तक इसको सीरियस नहीं लिया। आप सिर्फ टीवी पर हिंदू मुस्लिम की डिबेट कराते हैं। आप क्या बोलते हैं, एक कैप्टन को कैप्टन ना बोलने सुबह से शाम तक जो है न्यूज़ चलती है, लेकिन इतनी बड़ी बात हो जाने के बावजूद भी न तो किसी चैनल पे इसके खिलाफ कोई बातें हो रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर चैनल को, हर अखबार को इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, सभी को एहतजाज करना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस में सेक्रेटरी ज़ीशान सैयद का ये कहना है कि विनोद तावड़े जी ने जिस तरह की भाषा का, जिस तरह की ज़बान का इस्तेमाल किया है, ये ज़बान जो है वो किसी एजुकेशन मिनिस्टर को शोभा नहीं देती है। इसी बुनियाद पर कांग्रेस इनके इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। कैमरा पर्सन शरद के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मालेगांव धमाका 2008 के मुलजिम लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के एजाज पर समाअत मुलतवी हो गई। पुरोहित ने खुसूसी अदालत के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पुरोहित के साथ साध्वी और समीर कुलकर्णी ने अर्जी दाखिल करके उनके खिलाफ आयद UAPA हटाने की दरख्वास्त की थी। कर्नल पुरोहित ने UAPA के तहत अपने खिलाफ समाअत के लिए इस्तिगासा की मंजूरी के खिलाफ अर्जी को खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। इस मामले की समाअत को अदालत ने 13 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हाई कोर्ट मामले की समाअत कर रहा है। साल 2008 में मालेगांव में हुए ब्लास्ट में 6 अफराद हलाक और 600 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। डायरेक्टर अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ रिलीज से पहले ही तनाज़ों में घिर गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट में फिल्म केदारनाथ के खिलाफ एक अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी गुजार का कहना है कि केदारनाथ के नाम का एक धाम है। केदारनाथ में आए सैलाब के मनाजिर के साथ जिस तरह फिल्म का टीजर और प्रोमो मंजर आम पर आया है, अर्जी गुजार वकील ने फिल्म में दिखाई गई मोहब्बत की कहानी पर भी एतराज जताया। मुल्क में ये फिल्म 7 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, जबकि दुबई में ये कल रिलीज हो गई। पहली चीज़ तो जो मूवी का नाम है
उसको केदारनाथ दिखाया हुआ है। और केदारनाथ जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुओं का एक सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, 4 धामों में से एक आता है केदारनाथ धाम। तो मेरे हिसाब से ये हिंदुओं के जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको भड़काने के लिए जानबूझकर के मूवी का नाम केदारनाथ रखा गया है। और इसके लिए हमारा ये ऑब्जेक्शन है, इसलिए हमने PIL फाइल किया बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने और हियरिंग के लिए कल रखा गया है मैटर, जिसमें हमारी मांग ये है कि मूवी के नाम को चेंज किया जाए और प्लस जो स्टोरी उसमें जो लव स्टोरी दिखाई गई है और प्लस जो 2013 में फ्लड आया हुआ था वहाँ पे, उसको भी इस फिल्म में उसके भी कई वीडियोस को, रियल वीडियोस को मूवी में दिखाया गया। उन सारी चीज़ों को हटाया जाए क्योंकि वो कोई लव स्टोरी की वजह से आया हुआ बाढ़ नहीं था, वो एक प्राकृतिक आपदा थी और उसका फिल्म बना करके उसे पैसे कमाना हमारे हिसाब से वो सही नहीं है। सस्ते गल्ले के दुकानदारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की क़यादत में रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मोर्चा निकाला। ये मोर्चा आम खास मैदान पहुंचकर जलसे में तब्दील हो गया, लेकिन जलसा सियासी अखाड़ा साबित हो गया, जहां कांग्रेस रुकने असेंबली अब्दुल सत्तार और प्रहलाद मोदी के बीच लफ्जी तकरार देखने में आई और मामला इतना बढ़ गया कि अब्दुल सत्तार जलसे का बाइकआउट करके ही चले गए। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र हुकूमत गरीबों को राशन फराहम करने वाले दुकानदारों पर DBT स्कीम नाफिज करने जा रही है। रियासती हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ औरंगाबाद जिले के दुकानदारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की क़यादत में मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में खवातीन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आम खास मैदान में हुए जलसे की तमाम सियासी पार्टियों ने हिमायत की। इस दौरान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की पुरजोर मुखालफत की गई। तहम कांग्रेस रुकन असेंबली अब्दुल सत्तार ने इस मौके पर शिवसेना पर दोहरी पॉलिसी का इल्जाम आयद किया। जवाब में प्रहलाद मोदी ने अब्दुल सत्तार को आईना दिखाया कि शुरुआत तो यूपीए दौर हुकूमत में हुई थी। हमारे वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारा इत्तेहादी पार्टनर था। इसके मशवरे के बगैर हमारा कोई भी काम नहीं होता था। फिर अब कैसे बीजेपी कर रही है, इसलिए यहाँ मुतालबा करने और मुखालफत करने के बजाय मेरा उद्धव ठाकरे साहिब को मशवरा है कि नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इक्तिदार छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये स्टेज राजकीय अखाड़े का स्टेज नहीं है। आप तो मंत्री रह चुके हो। आज मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये DBT का सोच यूपीए सरकार के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में रखा था। मैं गलत नहीं बोलता। अब्दुल सत्तार जी को कहता हूं, आप जाइए तलाशी करिए। लेकिन उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लोगों को पैसा नहीं अनाज चाहिए। प्रहलाद मोदी की इस तीखी तकरीर का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस रुकन असेंबली अब्दुल सत्तार स्टेज छोड़कर चले गए और कुछ देर के लिए जलसे में अफरा तफरी का माहौल रहा। मजबूरी तौर पर राशन दुकानदारों का मसला सियासी लीडरों की चपकलिश का शिकार हो गया और तेज धूप में बैठे लोगों को सिवाय मायूसी के कुछ हाथ नहीं आया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। कल बाबरी मस्जिद इंहदाम की बरसी है। इस मौके पर उलमाए कराम ने अवाम से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने और अमन व अमान को हर हाल में कायम रखने की अपील की है। बाबरी मस्जिद इंहदाम की बरसी और दस्तूर हिंद के मेमार बाबा साहब अम्बेडकर की बरसी की मुनासबत से मुंबई पुलिस ने शहर में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं और तमाम हसास इलाकों पर नजर भी रखी जा रही है। तमाम मुसलमानों से, तमाम अमन पसंदों से ऑल इंडिया उलमा काउंसिल की जानिब से ये अपील करता हूँ कि 6 दिसंबर को किसी भी तरह का इश्तियाल को कबूल न करें, अमन व अमान को कायम रखें और मसाजिद के अंदर ख़ास तौर पर बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें नमाज़ों के बाद। और कुछ शरपसंद अगर इश्तियाल फैलाना चाहते हैं तो इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखें, मकामी इंतज़ामिया और पुलिस के साथ ताउन करें। हमें इस मुल्क के दस्तूर पर, कानून पर, अदालत पर एतमाद है, यकीन है। सबूत और शवाहिद सारे जो हैं वो हमारे हक़ में हैं और हम
पूरी उम्मीद रखते हैं अल्लाह की ज़ात से कि जो फैसला आएगा बाबरी मस्जिद का वो हमारे हक़ में आएगा। इसलिए कुछ लोग ये चाहते हैं कि फ़ैसला आने से पहले मुल्क के हालात ऐसे बना दिए जाएं ताकि इलेक्शन में भी उनका फ़ायदा हो और फैसला आने में और ताख़ीर हो जाए। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई पुलिस ने 6 दिसंबर के पेश नज़र शहर में कड़ा इंतज़ाम किया है। ऐसे इलाके जो सेंसिटिव माने जाते हैं और जहां पर तशद्दुद इस तरह की वारदात का ख़तरा है, वहां पर मुंबई पुलिस ने ख़ास इंतज़ाम किए हैं। मुंबई पुलिस हर साल 6 दिसंबर को पूरे शहर में हाई अलर्ट कर देती है। इस साल भी ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि वो किसी भी नाखुशगवार वाक़े को निपटने के लिए भरपूर तैयार है। कैमरा पर्सन शदुल जलाल के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। वहीं अमरावती में भी बाबरी मस्जिद इंहदाम मामले को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। मेमोरेंडम में मुस्लिम लीग ने वाज़ेह किया कि 6 दिसंबर 1992 को मुल्क में मुनाफरत फैलाने के शरपसंदों ने बाबरी मस्जिद को मुनहदिम कर दिया था। इसी तर्ज पर इन दिनों कुछ शरपसंद तंजीमें मुल्क के हालात खराब करने की कोशिशें कर रही हैं। इन तंजीमों पर कार्रवाई का मुतालबा भी मुस्लिम लीग ने किया। इस मौके पर मुस्लिम यूथ लीग के रियासती सदर इमरान अशरफी ने कहा कि मुसलमानों को हिंदुस्तान की अदालतों पर भरोसा है, ताहम अदालत जो फैसला करेगी मुसलमानों को मंजूर होगा। आज लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग ऐसे जा रहे हैं, उन लोगों को रोका जाए और बाबरी मस्जिद के फैसले में मुस्लिम समाज के साथ में न्याय किया जाए, बाबरी मस्जिद के साथ में न्याय किया जाए। क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को सिर्फ बाबरी मस्जिद ही नहीं शहीद हुई थी, बल्कि इस देश का संविधान को शहीद किया गया था।